गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। हम करेंगे स्टार्ट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में करेंगे टोटल 1 से लेके 30 तक क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हेन अ ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू अप्रोच एन ऑब्जेक्ट इज ब्रेन एक्ट एज है। ठीक है, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो उठा रहे होते हो, ठीक है, तो आपका ब्रेन किसी तरह बिहेव करता है, ये पूछा है। अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो सारे देखो, जो कंट्रोल सिस्टम है उसके इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ऑप्शन है सारे। तो आपको कंट्रोल सिस्टम का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है उससे रिलेट करते हुए चलना है। ठीक है, तो बेसिक अगर आपने देखा हो तो कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम होता है। ठीक है, कंट्रोलर होता है, प्लांट होता है और फीडबैक होता है उसमें। क्लियर है, बेसिक टर्म आपको पता होगी क्या क्या होती है ये चीज़ें। ठीक है, तो आप इसमें इनपुट दोगे एक साइड से और एक साइड से आप आउटपुट लेते हो। क्लियर है, और यहाँ पे ये जो आपको क्रॉस वाला जो साइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एरर डिटेक्टर। बेसिकली ये एरर को आपका डिटेक्ट करता है। ठीक है, बेसिक वर्किंग आपको पता होगी तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से आपका इनपुट सिग्नल आया, ठीक है, देन यहाँ से ये एरर से देख लेगा जो भी एरर है, ठीक है, देन वो सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेगा, वो कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर से वो सिग्नल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिग्नल आता है इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसको बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, या फिर बोल सकते हो जो आपका एक्चुअल में जो सिग्नल होता है वो आपका कंट्रोलर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सिग्नल आपको मिल गया, फिर उस सिग्नल में जो भी चीज़ आपको करनी है, ठीक है, उस सिग्नल में आपको बता रखा है कि आपको मान लीजिए पेन को उठाना है, तो उस सिग्नल में हमने बता रखा है कि पेन को उठाना है। क्लियर है, वो सिग्नल जाएगा प्लांट को, तो प्लांट वो प्रोसेस काम करेगा, यानी उस काम को अचीव करने के लिए आपका प्लांट रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कंट्रोलर आपका सिर्फ सिग्नल देता है। तो यहाँ पे ये आपका होगा एक्चुएटिंग या फिर एक्चुअल सिग्नल। ठीक है, यानी आपका ये जो प्रोसेस है ये आपके सिग्नल में जो भी इसने काम करने को बोला है वो काम कर देगा। ठीक है, आपका प्लांट, यहाँ से फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, और फीडबैक आपकी वर्किंग बेसिक आपको पता होगी ऑलरेडी। क्लियर चीज़ ये। तो यहाँ पे देखो इसने बोला ब्रेन की बात की है। ठीक है, तो मान लो आप किसी गार्डन में गए, ठीक है, तो गार्डन में वहाँ पे आपकी क्या होगी, घास वगैरह लगी हुई होगी। ठीक है, तो पहले क्या करोगे आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर भूख लगेगी तो आप घास थोड़ी खा लोगे। ठीक है, पहले उस चीज़ को देखोगे, चेक करोगे कि वो चीज़ खाने की है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कौन बताएगा, आपका ब्रेन बताएगा। तो ब्रेन से आप पता करोगे पहले जो आपके सामने चीज़ पड़ी है वो खाने की है कि नहीं है। अगर देखो खाने की हुई तो आपका जो सिग्नल है, आप एक एक्चुएटिंग सिग्नल भेजोगे प्लांट को, और प्लांट क्या हो गया आपकी ह्यूमन बॉडी में, वो आपके हाथ वगैरह हो गए। ठीक है, बेसिकली आप अपने हाथों को सिग्नल भेजोगे कि खाने की चीज़ है, उसको उठा लो और हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये सिग्नल किसने भेजा है, आपका ब्रेन ने भेजा है। तो ब्रेन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कंट्रोलर की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ब्रेन ही तो आपको सिग्नल भेज रहा है, काम तो आपका हाथ और ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ब्रेन आपका एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम आर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपने इनपुट सिग्नल्स पढ़े होंगे। ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम में बताए भी थे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा यूज होता है, स्टेप वाला यूज होता है। ठीक है, स्टेप फंक्शन को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं, देखो इसको मेनली दो रीज़न है। आपने स्टडी स्टेट एरर पढ़ी होगी। ठीक है, तो जो आपका स्टडी स्टेट एरर होती है ना स्टेप फंक्शन में, यानी कि आप अगर स्टेप फंक्शन इनपुट देते हो तो आपकी स्टडी स्टेट एरर जीरो होती है, तो इसलिए हम स्टेप फंक्शन को प्रीफर करते हैं। ठीक है, और जीरो क्यों होती है, बिकॉज अगर आप स्टेप फंक्शन में देखते हो तो इसका जो इनपुट और जो आउटपुट है, ठीक है, वो एकदम सेम फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो आउटपुट है ना वो इनपुट के वेव को ही फॉलो करेगा। क्लियर है चीज़। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी मिनिमम कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चाहिएगी ताकि आपका जो प्रॉब्लम है ना कंट्रोल सिस्टम की उसको आप ऑप्टिमाइज कर सको। देखो आपकी कोई कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ आपको चाहिए जिससे आप कंट्रोल सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमाइज कर सको। ठीक है, यानी मान लो पहले आपके लग रही थी 10 इक्वेशन लग रही थी, ठीक है, अब उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, यानी 10 से उसको 8 इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए ये पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर आपने पढ़ा हो कंट्रोल सिस्टम में जो आपका देखो मैथमेटिकल मॉडल पहले है ना, क्या करना पड़ता है, जितना भी आपका काम है ना उन सबको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम स्टेट इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको देखो एक तो सिस्टम स्टेट इक्वेशन तो चाहिएगी, ठीक है, आउटपुट इक्वेशन चाहिएगी, आउटपुट इक्वेशन से ही पता चलेगा कि आपका फीडबैक से क्या आपका जाना है। ठीक है, कंट्रोल वेक्टर आपको चाहिएगा, कंट्रोल वेक्टर यानी बेसिकली काम की बात हो रही है। ठीक है, बिकॉज आप जैसे हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उठाओगे, ठीक है, तो एक तरह से वो कंट्रोल वेक्टर हो गए वो सारे। ये कंट्रोल वेक्टर आपको चाहिएंगे, और सबसे मेन चीज़ आपकी ये कॉन्स्टेंट आपको चाहिएंगे। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, जो भी क्वेश्चन है आपका, उसके जो कॉन्स्टेंट है, बिकॉज देखो क्या करते हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम बाउंडेशन लगा देते हैं या फिर लिमिटेशंस लगा देते हैं कि इस दायरे में ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कॉन्स्टेंट आपके हुए। तो कॉन्स्टेंट को आप लिमिटेशन बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हो, या फिर कंडीशंस बोल सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉब्लम की आपकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको ऑप्टिमाइज कर पाओगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअल इनपुट अप्लाइड
टू द सिस्टम इन केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखो सिंपल जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया, तो मैंने क्या बताया, जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर आपका सिग्नल देता है, क्या देता है, एक्चुअल सिग्नल देता है, या फिर बोल सकते हो एक्चुएटिंग सिग्नल। एट द एंड वो एक्चुएटिंग सिग्नल में सारा काम दे रखा होता है कि ये काम करना है, और वो काम आपका करवाता है प्लांट, या फिर बोल सकते हो प्रोसेस। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका सिग्नल कौन सा जाता है कंट्रोल सिस्टम में, एक्चुएटिंग सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द लार्जेस्ट एरर बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो एक तो आपका रेफरेंस इनपुट और आपका आउटपुट, क्लियर है, ट्रांजिएंट पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट स्टडी स्टेट होगा और एक ट्रांजिएंट पीरियड होगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी एरर होती है वो कौन सी होती है, ये पूछा है इसने। क्लियर है, तो अगर आपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए एक डायग्राम आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका ये डायग्राम आपने देखा होगा। ठीक है, डैम्पिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हो, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प वगैरह। ठीक है, तो ऐसा आपने एक सेकंड ऑर्डर के लिए देखा होगा, ये आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया टाइम, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया ये आउटपुट, आउटपुट यानी सी टी। क्लियर है, तो देखो आपका आउटपुट यहाँ से चालू हुआ, क्लियर है, आउटपुट देखो धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, देन आउटपुट आपका यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया, मान लेते हैं इसको 1। ठीक है, 1 या फिर बोल सकते हो 100%, यहाँ पे आपका आउटपुट स्टेबल हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो स्टेबल नहीं होता, वो देखो एक अपनी पीक वैल्यू तक पहुँच जाता है। ठीक है, फिर अगेन नीचे आता है। ठीक है, देन फिर देखो इस 1 के अलॉन्ग, या फिर बोल सकते हो जो आपकी ये आउटपुट है ना, इसके अलॉन्ग देखो ऐसे कंटिन्यूसली आपका साइनोसॉइडल की तरफ फॉर्म आपको मिलती है। क्लियर है इतना, तो अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है आपको जो आपको पता होनी चाहिए बेसिक। क्लियर है, तो देखो इसमें देखो पहली टर्म आती है यानी यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बेसिकली पहले यहाँ तक देख लो, 1 यहाँ पे है तो 0.5 कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 0.5 मिल जाएगा। ठीक है इतना, तो जरा देखो 0.5 तक पहुँचने में कितना टाइम आपको लगेगा, ये यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ही ये हो जाएगा। ठीक है, यही देखो टाइम है ना इस एक्सिस पर, तो ये आपको मान लेता T1। ठीक है, T1 लिख लेते हो इसको। तो देखो यहाँ पे यानी 0.5 मतलब क्या हुआ कि फाइनल वैल्यू आपकी 1 है, 0.5 इसकी आधी है। ठीक है, तो मतलब 50% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुँचने में जो टाइम लगता है ना इस T1 को, इस T1 को हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिले टाइम। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा डिले टाइम क्या होता है, तो इसको TD लिख लेते हैं, डिले टाइम। ठीक है, देन सेकेंड टर्म आती है इस 0 से लेके आपकी जो फाइनल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है जो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। फाइनल वैल्यू तक पहुँचने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं TR टाइम। ठीक है, यानी राइज टाइम, TR यानी राइज टाइम। ठीक है, देन ये आपकी पीक वैल्यू, बिकॉज फाइनल वैल्यू यहाँ पे रुक जाना चाहिए था बट रुका नहीं बिकॉज ट्रांजिएंट है। ठीक है, तो ये जो पीक वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू तक पहुँचने में जो टाइम लगता है इसको आप बोलते हो TP, TP यानी कि पीक टाइम। बेसिक क्लियर है तीनों का। ठीक है, डिले टाइम, राइज टाइम एंड पीक टाइम। क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे एक जो एरर आती है, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो इतना जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या आपका देखो, जबकि आपके फाइनल वैल्यू पे जाके रुक जानी चाहिए थी बट ये आपके पीक वैल्यू तक पहुंच गई। तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन ड्रॉ की, ये एक तरह से क्या आपकी एक एरर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट। एंड सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी है, बिकॉज इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए था। ठीक है, फाइनल वैल्यू पे रुक जाना चाहिए था बट नहीं रुका ना। ठीक है, तो ये आपकी जो नीचे वाली जो है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सिंपल पीक अंडरशूट। तो ये आपकी क्या हो गई, दोनों बेसिकली एक तरह की एरर हो गई। ठीक है, तो आप ये जो फाइनल वैल्यू है ना 1 वाली जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन, इसको आप रेफरेंस मान सकते हो, और ये जो आपकी डैम्पिंग सिस्टम वाली जो बनाई है वेव फॉर्म, इसको आप आउटपुट मान लोगे। क्लियर है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अब देखो आगे चलते हैं। अब हम क्या चलते हैं कंट्रोल सिस्टम में, अगर आपने देखा हो तो एक एरर बैंड लेके चलते हैं, यानी आपकी जो क्वेश्चन है या फिर प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में हम कुछ एरर लेके चलते हैं कि इतनी एरर होगी तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो वो कितनी एरर होती है, 5% लेके चलते हैं। ठीक है, ±5%। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर मेरी फाइनल वैल्यू 1 है तो इसमें अगर मैं 5% की एरर ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो ये आपकी हो जाएगी 1.05। 1.05 5% कम करता हूँ तो ये आपकी हो जाएगी 0.95। ठीक है, यानी अगर मेरा आउटपुट है ना ये 1.05 और 0.95 के बीच में आता है तो मैं मेरा काम चला लूँगा मैं। ठीक है, इतना मेरा एरर मैं हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इतने एरर में। ठीक है, इससे ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही हम बोलते हैं, एरर बैंड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका आउटपुट देखो इस एरर बैंड के अंदर सेटल हो गया है। ठीक है, एरर बैंड के अंदर सेटल हो गया मतलब इसके बाद हमारा रेस्पॉन्स सही आ रहा है, इसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो टाइम है यानी ये वाला जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा,
इसको आप क्या बोलोगे, यानी जब तक आपका आउटपुट सेटल नहीं हो जाता उससे पहले वाला जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, या फिर बोल सकते हो ट्रांजिएंट पीरियड। इसको मैं लिख लेता हूँ ट्रांजिएंट पीरियड। तो अब देखो इसने क्या बोला था, रेफरेंस और आउटपुट में ट्रांजिएंट पीरियड के टाइम सबसे बड़ी एरर कौन सी है, तो साफ देख सकते हो दो एरर आपके सामने, पीक ओवरशूट और पीक अंडरशूट। तो सबसे बड़ी एरर आपकी होती है पीक ओवरशूट, ठीक है, बिकॉज देखो ये धीरे धीरे कम होती जाती है ना, छोटी हो जाती है ये वेव, तो पीक ओवरशूट आपकी सबसे बड़ी एरर होती है। तो इसके लिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पीक ओवरशूट, ठीक है। अब जरा देखो और इसमें आगे, अब ये जो ट्रांजिएंट पीरियड हो गया, अब ट्रांजिएंट पीरियड के बाद क्या हुआ, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका आउटपुट इस एरर बैंड के अंदर सेटल होने लग गया। ये जो टाइम है ना, जिस टाइम के बाद ये एरर बैंड के अंदर सेटल हो जाता है, इसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम, यानी TS, ठीक है, सेटलिंग टाइम। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। यानी ट्रांजिएंट पीरियड के बाद आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं, यानी इसके बाद जो आपका है ये आपका स्टडी स्टेट है। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। सारे टाइम पढ़ लिए हमने, डिले टाइम पढ़ा, राइज टाइम पढ़ा, पीक टाइम पढ़ा और हमने सेटलिंग टाइम पढ़ा। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे और आएगी वो चीज़। जैसे आप नेगेटिव फीडबैक देते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक पढ़ते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हम यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते ये मैं आपके आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। नेगेटिव फीडबैक अगर आप देते हो ना, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, तो नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होता है, ये जो ट्रांजिएंट पीरियड है ना ये कम हो जाता है। कम कैसे, यानी ये जो वेव बनाई है ना, ये वेव देखो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है, मतलब ये ट्रांजिएंट पीरियड बहुत जल्दी आपका ओवर हो जाता है, क्लियर है। तो अगर नेगेटिव फीडबैक दोगे तो ये ट्रांजिएंट पीरियड क्या होगा आपका, कम होगा, क्लियर है चीज़। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ, यानी ट्रांसफर फंक्शन को आप किस लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका देखो दोनों में होता है, स्टडी स्टेट के लिए भी होता है और ट्रांजिएंट बिहेवियर के लिए भी होता है, ठीक है। दोनों के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन को यूज कर सकते हो, क्लियर है। और होता है क्या ट्रांसफर फंक्शन, बेसिक आपको देखो अगर किसी को पूछते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो मोस्टली यही बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जितनी भी आपकी इनिशियल कंडीशंस है उन सबको हम 0 पर सेट करते हैं। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है ट्रांसफर फंक्शन की। ये चीज़ आपकी क्लियर है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी LT मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। जिसमें हमने क्या कर रखा है कि जो इनिशियल कंडीशंस है उनको हम 0 सेट कर रहे हैं। अब अगर जैसे किसी को डाउट है कि इनिशियल कंडीशन 0 इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब है जैसे आपका कोई नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क में मान लो आपके इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उनमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज होने चाहिए, तो वो इनिशियल कंडीशन उनकी 0 कहलाएगी। तो इनिशियल कंडीशन 0 का मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, नो एनर्जी स्टोर। और सेकंड लिख सकते हो सिस्टम इज इन रेस्ट, ठीक है, सिस्टम आपका रेस्ट में होना चाहिए, यानी कोई एक्साइटेशन सोर्स आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफॉर्म फंक्शन, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है, ध्यान से देखो, ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है ना वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये पूछा है, बेसिक आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ट्रांसफॉर्म फंक्शन आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टी। डेल्टी कौन सा होता है, इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। ये जो बेसिक फंक्शन है ना आपके जितने होते हैं, इम्पल्स हो गया, पैराबोलिक हो गया, रैम्प हो गया, स्टेप हो गया, तो इसके लिए आप है ना सिग्नल एंड सिस्टम वाली जो मेरी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो, ठीक है, उनमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है ये सब चीज़ें। तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होता है, आपके इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, यानी कोई अच्छा कंट्रोल सिस्टम है उसकी अच्छी, उसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल अगर ब्लॉक डायग्राम देखते हो तो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ऑलरेडी बेसिक बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक साइड से आप इनपुट देते हो और एक साइड से आप आउटपुट देते हो, ठीक है। फीडबैक की वर्किंग आपको पता होगी, ठीक है। फीडबैक इसलिए लगाते हैं ताकि आपको कोई डिज़ायर आउटपुट चाहिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आउटपुट दे दो हमें, आपको कुछ पर्टिकुलर आउटपुट चाहिएगा ना, वो आउटपुट चाहिए तो वो हम फीडबैक की मदद से लेते हैं, क्लियर है। कैसे लेते हैं वो बेसिक आपको पता होगा। देखो पहला ऑप्शन इसने दिया कि उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। देखो पैरामीटर वेरिएशन बोलने का मतलब है कि कंट्रोलर में जो भी आपके पैरामीटर है, ठीक है, यानी जो इतना पार्ट है ना ये कंट्रोलर और ये जो आपका प्लांट और प्रोसेस, ये जो इतना पार्ट है, इसमें जो आपके पैरामीटर है, पैरामीटर में आपके देखो पैरामीटर टेम्परेचर आ सकता है, स्पीड आ सकता है, ठीक है, कोई भी पैरामीटर हो सकता है। तो इसने क्या बोला कि पैरामीटर में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो उस कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, यानी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। बट ये तो बोला सेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बोला इनसेंसिटिव टू इनपुट कमांड, तो ये भी गलत हो गया। बिकॉज देखो आप जो आउटपुट आपको मिल रहा है
ये आउटपुट आप कैसे ले रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, इनपुट ले रहे हो, इनपुट बेसिकली आप दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट ही तो आपका डिसाइड कर रहा है कि आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करेगा आउटपुट, तो ये अच्छा कंट्रोल सिस्टम थोड़ी हुआ, ठीक है। तो उस वजह से आपका ये बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। वैसे सी ऑप्शन देखो, इसमें भी क्या है, नाइदर, यानी दोनों पे सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, तो ये तो आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी कैसे करेक्ट हुआ देखो, इनसेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन, यानी अगर इन पैरामीटर्स में कुछ वेरिएशन होता है तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सही पॉइंट है। बट सेंसिटिव टू इनपुट कमांड, यानी आप इनपुट से जो कमांड दे रहे हो ना, ठीक है, अगर आप इनपुट से कमांड चेंज करते हो तो आउटपुट भी आपका चेंज होना चाहिए, यानी सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, आपका कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन अ कंट्रोल सिस्टम द, ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए, कौन सा सही है ये बताना है। स्टेट वेरिएबल कैन ऑलवेज बी मेजर, ठीक है। दूसरा दिया देखो, आउटपुट वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल, आउटपुट इज वेरिएबल दैट कैन बी मेजर, स्टेट वेरिएबल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेट वेरिएबल बार बार टर्म आ रही है, तो कोई भी सब्जेक्ट देख लो आपके इंजीनियरिंग में, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उन सब में हमें क्या करना पड़ता है कि पहले मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ता है। यानी देखो आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी अगर आपने दे दी, तो उस थ्योरी को आपको पहले प्रूव करने के लिए कोई मैथ्स से आप प्रूव करते हो, ठीक है, मैथ्स यूज करते हो प्रूव करने के लिए। तो वैसे ही देखो आपके कंट्रोल सिस्टम में कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का पहले आपको मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडल में कुछ आप ऑब्वियस बात है वेरिएबल्स यूज करोगे, ठीक है, यानी अगर मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। तो वैसे ही जब भी कोई मॉडल बनाते हो कंट्रोल सिस्टम में, तो उसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स होंगे सेट के, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं, ये सारे वेरिएबल आपने जो मैथमेटिकल मॉडल में जो आपने डिसाइड किए, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में जितने भी आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी स्टेट वेरिएबल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन कंट्रोल सिस्टम एक्सेसिव बैंडविड्थ इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज, क्या बोल रहा है, यानी कोई भी कंट्रोल सिस्टम है उसमें आप बैंडविड्थ कभी भी ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा, ये पूछा है। तो बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं रखने का कारण ये है, देखो बैंडविड्थ और गेन का आपको रिलेशन ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। बैंडविड्थ जो होती है वो अगर ज़्यादा होगी तो गेन आपका कम होगा, ठीक है, गेन कम होगा तो आपकी नॉइस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल, अगर ज़्यादा बैंडविड्थ आप रखोगे कंट्रोल सिस्टम में तो उससे नॉइस आपकी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है चीज़। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं रखते बैंडविड्थ को। और सिंपल अगर रिलेशन देखें तो स्क्वायर में होता है रिलेशन, ठीक है, यानी नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच इज एप्लीकेबल टू, यानी जो आप ट्रांसफर फंक्शन वाली जो अप्रोच है ना वो यूज़ करते हो, वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं ना, तो उसमें से कौन से सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली यूज होता है एल सिस्टम में, जितने भी आपके एल सिस्टम है ना उसमें। तो एल का मतलब क्या होता है, LTI। तो सिंपल देखो फुल फॉर्म आप बना सकते हो, क्या होगी, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। और जितने भी आपके LTI सिस्टम्स होते हैं ये बेसिकली आपके सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों को फॉलो करते हैं, ठीक है। बेसिक आपको पता होगा, जैसे आप सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा ना, सुपरपोजिशन और आपका होमोजेनिटी, ये दो प्रिंसिपल होते हैं। जितने भी आपके LTI सिस्टम है इन दोनों प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन आप कहाँ यूज़ करते हो, आप सिंपल क्या बोलोगे, ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज, यानी जो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना वो क्या है, बेसिकली ये पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर आप सिंपल सिस्टम देखते हो कंट्रोल सिस्टम में, तो दो मेन सिस्टम पढ़ते हो, ओपन लूप और आपका क्लोज लूप, ठीक है। ओपन लूप यानी जिसमें कहीं पे लूप नहीं बनता, जैसे इसमें देखो कहीं पे भी लूप नहीं बनाना, तो यहाँ पे आप एक जगह से इनपुट देते हो और यहाँ से आप आउटपुट लेते हो, ठीक है। और दूसरा आपका आता है क्लोज लूप, जिसमें आपका लूप बन जाता है, यानी यहाँ पे देखो एक लूप बन गया ना, पूरा एक लूप बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें यहाँ पे आप इनपुट देते हो और यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो देखो जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या होती है, जैसे वॉशिंग मशीन में आपने देखो पानी डाला, ठीक है, उसमें सर्फ डाल दिया और उसमें आप फिर क्या करते हो, कपड़े डाल देते हो, ठीक है। कपड़े डालने के बाद क्या किया, आपके देखो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक डायलर होता है, ठीक है, एक डायलर आपका होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम सेट कर रखा होता है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट, ऐसे टाइम होता है। तो आप क्या करोगे, इनिशियली वो डायलर आपका ऐसे 0 पे होता है, ठीक है। उस डायलर को आपने मान लेते 20 मिनट पे सेट कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो आपकी 20 मिनट तक कंटिन्यूसली घूमती रहेगी, ठीक है। यानी आपने कपड़े डाल दिए, सर्फ आपने डाल दिया और पानी आपने डाल रखा है, तो 20 मिनट तक आपकी वो घूमती रहेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये डायलर ऐसे कंटिन्यूसली 0 पर आएगा धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे 0 पर आएगा आपकी मशीन घूमना बंद कर देगी, यानी रुक जाएगी। तो मशीन रुक गई आपकी,
अब देखो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि 20 मिनट में आपके कपड़े धुले गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मशीन का वो जो लीड है उसको ओपन करोगे, देन आप कपड़े चेक करोगे, ठीक है, कि कपड़े धुल गए या नहीं धुल गए, ठीक है। ऐसे हाथ से चेक करोगे, कपड़े साफ़ हो गए तब तो ठीक है, अगर साफ़ नहीं हुए तो क्या करोगे, डायलर को अगेन आप 5 मिनट के लिए और सेट करोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो मशीन है वो 5 मिनट तक और घूमेगी, फिर कपड़े धुल गए तो हम कपड़े निकाल देंगे, ठीक है। तो इस बेसिकली इसमें कि देखो आपको खुद चेक करना पड़ रहा है, आप बार बार चेक करते हो कपड़े धुले या नहीं धुले, ठीक है। यानी आपका जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट आप खुद देख रहे हो बार बार, देन आपका आप डिसाइड कर रहे हो कि इनपुट आपको क्या देना है, ठीक है। जबकि क्लोज लूप में क्या होता है, आपने एक बार इनपुट दे दिया तो वो फिर ऑटोमेटिक फिर सेट हो जाता है। जैसे आप देखते हो एसी में, तो एसी में आप क्या करता है, एसी जो आता है आपका एयर कंडीशनर, बाहर का जो टेम्परेचर है उसको रेफरेंस लेके चलता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके रूम का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो यह आपका क्लोज लूप में आता है आपका एसी, ठीक है। बट आपकी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो आपकी एक ओपन लूप सिस्टम होगी, ठीक है, क्लोज लूप नहीं होगी। बिकॉज उसमें देखो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सिर्फ आप टाइमर का आपका डायलर आता है, टाइम सेट कर सकते हो, उतने टाइम तक आपकी मशीन घूमेगी। बट ऐसा आपका कंफर्म नहीं है कि आपको डिज़ायर आउटपुट मिल जाएगा उस टाइम के बाद। यानी 20 मिनट तक सेट किया तो 20 मिनट बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका डिज़ायर आउटपुट आपको मिल जाए, यानी आपको कपड़े आपके धुले हुए मिल जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है कोई, ठीक है। जबकि क्लोज लूप सिस्टम में आपको आपका डिज़ायर आउटपुट मिलता है, एंड जैसा आउटपुट आपको चाहिए वैसा मिलता है, ठीक है चीज़ ये। तो यहाँ पे सिंपल क्या बोलेंगे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक आपका ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। टाइम रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ठीक है। जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो टाइम रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो आप कैसे डिसाइड करते हो ये पूछा है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ते हो, ठीक है, मेजरमेंट में डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है, और उसका जो मैकेनिकल सिस्टम ये सब पढ़ते हो। तो जो आपका उसका टाइम रेस्पॉन्स है मेन, ठीक है, वो आपका होता है डैम्पिंग सिस्टम से डिसाइड होता है। डैम्पिंग सिस्टम, आपका जो टाइम रेस्पॉन्स है वो आपका डैम्पिंग सिस्टम डिसाइड करता है। विथ फीडबैक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने डायग्राम ऐसा इस टाइप का आपको बनवाया था, इसमें मैंने बोला था देखो ये आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम का है, ये आपका सी टी यानी आउटपुट, ये आपका टाइम, ठीक है, यहाँ से चालू होता है, ये आपका फाइनल वैल्यू 1, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी एरर बैंड है, 5% एरर बैंड मैंने बताई थी। चार डिफरेंट टाइम बताए मैंने, ठीक है, डिले टाइम, राइज टाइम, और आपका पीक टाइम एंड आपका सेटलिंग टाइम, ये 4 टाइम मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखो जब आप फीडबैक देते हो, ठीक है, ये आपने फीडबैक दिया ना, विथ फीडबैक, फीडबैक देने से क्या होता है, ये जो है आपका, ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका जो आउटपुट है ना, ये आपका आउटपुट है। ये आउटपुट आपका देखो इस ब्लू लाइन के अंदर आने लग गया, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ना, यानी जो एरर बैंड है, एरर बैंड के अंदर आपका आउटपुट आने लग गया। तो यानी कि यहाँ पे जो टाइम है इसको मैंने बताया था सेटलिंग टाइम यानी टी एस, ठीक है। यानी इससे पहले वाला जो भी टाइम है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है। और इसके बाद वाला है वो आपका स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो देखो जब आप फीडबैक देते हो ना, तब आपका क्या होता है, ये ट्रांजिएंट पीरियड जो है ना ये कम हो जाता है, यानी ये टाइम कम हो जाता है। कम कैसे होता है, ये जो आपकी वेवफॉर्म जो आपकी बनी है ये वाली, ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूसली बहुत फटाफट आपकी डिक्रीज हो जाती है। यानी बहुत फटाफट आपकी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बहुत फटाफट आपकी एरर बैंड के अंदर आ जाएगी। बहुत फटाफट अगर एरर बैंड के अंदर आ गई तो ट्रांजिएंट पीरियड आपका कम हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो कि जितने भी आपके ट्रांजिएंट है, बिकॉज देखो ये एरर बैंड है, ब्लू वाली लाइन, इस एरर बैंड से बाहर है आपका देखो आउटपुट, ठीक है। तो यानी ये ट्रांजिएंट है, ये भी ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट, ये भी ट्रांजिएंट, ठीक है। तो अगर आपका फीडबैक दोगे तो ट्रांजिएंट पीरियड कम होगा। ट्रांजिएंट पीरियड अगर कम हो गया यानी बहुत फटाफट एरर बैंड के अंदर आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, और बहुत फटाफट अगर एरर बैंड में आ गई तो आपकी जो ट्रांजिएंट्स होंगे, जितने भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी आपका डिके हो जाएगा। तो क्या बोलोगे कि जितना भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है ना वो डिके हो जाता है, ठीक है, डिकेज क्विकली, यानी ए ऑप्शन आप आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़ ये। डायनेमिक सिस्टम आर कैरेक्टराइज बाय चेंज ऑफ स्टेट विथ, तो ये आपका एक तरह से सेकेंड ऑर्डर डायनेमिक सिस्टम का ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसका देखो जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है, इसको आप देखो कैसे देखते हो, देखो ये आउटपुट, ये आपका टाइम, और ये जो आपने वेव फॉर्म ये बना रखी है, ठीक है, डैम्पिंग टाइप में। क्लियर है। तो ये आपकी देखो चेंज किसके साथ हो रही है, ठीक है, इसको आप रिलेट किसके साथ करके चल रहे हो, टाइम के साथ। एक्सिस देखो यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ देखते हो ना, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही तो आपको पता चला कि आपका इस सेटलिंग टाइम के बाद आपका आउटपुट जो है वो एरर बैंड के अंदर सेटल हो गया, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो कैरेक्टराइज किसकी वजह से होगा, टाइम के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि द डायनामिक सिस्टम आर कैरेक्टराइज बाय चेंज ऑफ स्टेट विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ होगा आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज,
ये तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ डेफिनेशन, रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन जीरो, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। इफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो इसमें देखो ओपन लूप बोला है, ठीक है, क्लोज लूप नहीं है, तो ओपन लूप का मतलब कोई भी फीडबैक नहीं होगा। इज ए रेशियो ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम, ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर है वो कितना डिग्री उसकी एम देखो, और जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री है एन। फिर क्या बोला, देन द इंटीजर एन माइनस एम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, ठीक है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। तो देखो ओपन लूप है तो ये हो गया आपका जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं है, ठीक है, और सिंपल ट्रांसफर फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वाइल ऑल इनिशियल कंडीशन आर सेट टू जीरो, ठीक है। तो सिंपल ट्रांसफर फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका जो पॉली लिखा है मैंने, ठीक है, पॉलिनोमियल, इसका मतलब सिंपल जो इक्वेशन आप लिखते हो, ठीक है, जैसे आपने लिख ली एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ठीक है, तो ऐसे आपकी ये एस की पावर 4 वगैरह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, ये जो आपकी है ना ये आपकी होती है डिग्री। तो ऐसे इसने बोल रखा है कि जो आपका न्यूमरेटर है इसकी तो डिग्री है m, और जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री है n, ठीक है, बेसिक क्लियर है इतना, ये आपकी m और ये आपका n, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो आपका जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को जब आप जीरो के इक्वल इक्वेट करते हो तो यहाँ से आपको मिलते हैं जीरोज़, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हम आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें निकालेंगे। और डिनोमिनेटर को जब आप जीरो के इक्वल इक्वेट करते हो और वहाँ से जब आपके इसके रूट्स निकालते हो आप, तो रूट्स जो मिलते हैं वो आपके होते हैं पोल्स, ठीक है, तो पोल्स और जीरोस आपको पता होने चाहिए कैसे निकालते हैं, पोल्स और जीरोस हो गए, ठीक है इतना। और देखो कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जैसे पूछा जाता है स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, यानी ये आपको डिग्री दे देंगे, फिर ऑप्शंस में दे रखे देंगे कि कौन सा आपका कैसा ट्रांसफर फंक्शन है, स्ट्रिक्टली है, प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है, ठीक है। देखो जो स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है इसमें रहता है आपका n ग्रेटर देन m, यानी जो आपका डिनोमिनेटर की जो डिग्री है ना वो बड़ी होगी न्यूमरेटर के कंपेयर में, ठीक है। प्रॉपर में दोनों बराबर होते हैं, इम्प्रॉपर में ये डिनोमिनेटर की छोटी होती है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो ये बेसिक ये आपको पता होनी चाहिए तीनों। बाकी जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, n माइनस एम, इनका डिफरेंस आपको रिप्रेजेंट करता है या फिर बोल सकते हो देता है आपके एजम्पटोट्स को, ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं एजम्पटोट्स को। तो यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाय यूजिंग फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम, यानी आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें आप फीडबैक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, द सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन इज इम्प्रूव, यानी फीडबैक यूज़ करने से आपकी जो सेंसिटिविटी है ये इम्प्रूव हो जाती है। फिर बोला दिस इज अचीव एट द रेट द कॉस्ट ऑफ, यानी देखो अगर आप सेंसिटिविटी फीडबैक यूज़ करने से आपकी सेंसिटिविटी अगर इम्प्रूव हो रही है तो ऐसा कंफर्म है कि फीडबैक लगाने से कुछ ना कुछ चीज़ तो आपकी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है ये पूछा है। तो ज़रा देखो जब आप फीडबैक बात करते हो, फीडबैक में दो मेन बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। हम कौन सा यूज़ करते हैं, नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नहीं करते, वो आगे देखेंगे। देखो नेगेटिव फीडबैक में अगर आपने गेन का फॉर्मूला देखा हो, ठीक है, गेन का फॉर्मूला आपको ने पढ़ा होगा क्या होता है, देखो GS, ठीक है, GS अपॉन, अगर देखो ये बेसिक अगर नहीं पता आपको कंट्रोल सिस्टम के, तो बेसिक से रिलेटेड मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है कंट्रोल सिस्टम पर, ठीक है, वो देख सकते हो, उसमें सब मैंने बेसिक समझा रखा है। देखो GS अपॉन 1, अगर नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है +1 प्लस GS, ठीक है, इंटू आपका HS यहाँ पे आपका फीडबैक होता है, ठीक है ना, ये आपका बनता है गेन का फॉर्मूला। तो देखो नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे ये प्लस का साइन आता है, नीचे डिनोमीटर में प्लस का साइन आ रहा है, यानी डिनोमीटर वाली टर्म बड़ी होगी, ठीक है, यानी कि ये वाली जो टर्म है ना नीचे ये जो डिनोमीटर वाली है इसमें सिंस आपके नेगेटिव फीडबैक में प्लस वाला साइन आता है तो उससे ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो वो डिनोमीटर बड़ा हुआ तो ये जो ओवरऑल वैल्यू हुई पूरी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, ये वैल्यू आपकी पूरी वैल्यू कम होगी, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि गेन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा नेगेटिव फीडबैक में। मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, देखो मेरे फॉर्मूले से भी आपको समझा दिया और मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट गेन आपका होगा कम, ठीक है। तो देखो नेगेटिव फीडबैक लगाने से कंट्रोल सिस्टम में गेन आपका कम होता है, गेन अगर कम होगा तो इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी आपका जो सिस्टम है ना कंट्रोल सिस्टम वो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी अगर इम्प्रूव होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरामीटर वेरिएशन है ना, पैरामीटर में वेरिएशन बहुत कम होगा अब, ठीक है, बिकॉज देखो जितना ज़्यादा आपका सिस्टम स्टेबल होगा ना उतना ज़्यादा उतना कम आपका वेरिएशन होगा उसमें, ठीक है। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है तो पैरामीटर में वेरिएशन आपका कम होगा, तो यहाँ पे आपका ये पैरामीटर में वेरिएशन कम होगा, यानी नेगेटिव फीडबैक की वजह से पैरामीटर में वेरिएशन आपका कम हो गया। तो पैरामीटर में वेरिएशन कम है इसका मतलब होता है
कि आपकी सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई, यानी सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो क्वेश्चन में इसने यही बोला था कि फीडबैक लगाने से कंट्रोल सिस्टम में आपकी सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है। तो देखो फीडबैक लगाने से सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई, ठीक है। बट आपको क्या इस वजह से क्या लॉस क्या हुआ, आपका गेन कम हो रहा है, ये गेन आपका कम हो रहा है। तो एक तरह से आपको क्या करना, अगर सेंसिटिविटी को अगर आपको बढ़ाना है तो गेन को आपको कम करना पड़ेगा, गेन आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ द सिस्टम गेन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फीडबैक ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो देखो कुछ स्टेटमेंट दिए फीडबैक से रिलेटेड, बताना कौन से सही है और कौन से गलत है, ठीक है। तो फीडबैक में देखो मेनली दो फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन में समझा दिया कि नेगेटिव फीडबैक जब अप्लाई करते हैं तो गेन उससे रिड्यूस होता है, गेन रिड्यूस होता है तो स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है तो पैरामीटर वेरिएशन डिक्रीज होते हैं, पैरामीटर वेरिएशन डिक्रीज होते हैं तो आपके आपके सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो देख ली कि नेगेटिव फीडबैक से आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसने बोला है, देखो फीडबैक कैन इंप्रूव स्टेबिलिटी, तो ये तो हमने अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में कि फीडबैक आपकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करती है, ठीक है। और या फिर बी हार्मफुल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी को ये रिड्यूस भी कर सकती है फीडबैक, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे ना तो आपकी स्टेबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली अप्लाइड। यानी इसने क्या बोला, देखो अगर आप फीडबैक को अच्छे से अप्लाई नहीं करते, यानी अगर देखो नेगेटिव फीडबैक आपने अप्लाई किया तब तो इंप्रूव हो जाएगी स्टेबिलिटी, बट अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया तो आपकी स्टेबिलिटी हार्मफुल होगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी बेसिकली। तो पहला पॉइंट इसने एकदम सही बोला है, ठीक है, यानी इंप्रूव भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने फीडबैक कनेक्शन कैसे किया है, नेगेटिव कनेक्शन किया है या फिर पॉजिटिव कनेक्शन किया है। क्लियर है चीज़ ये। दूसरा क्या दिया, देखो फीडबैक कैन ऑलवेज इंप्रूव स्टेबिलिटी, ये तो गलत है, ठीक है, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो तो इंप्रूव थोड़ी होगी, वो तो आपकी हार्मफुल होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर चीज़। थर्ड देखो, इन मैनी सिचुएशन द फीडबैक कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंस ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, तो ये एकदम सही है। देखो जब ये मैनी सिचुएशन की बात करता है ना, मैनी सिचुएशन, इसका मोस्टली मतलब यही होता है कि ये आपके नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से गेन आपका कम हो जाता है, और गेन अगर कम होगा तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। एंड अगर आपकी देखो स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो आप खुद ही सोच सकते हो, अगर सिस्टम आपका ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियस बात है सिस्टम में आपके नॉइस कम होगी, ठीक है। सिस्टम अगर ज़्यादा स्टेबल हुआ तो सिस्टम में फिर नॉइस कम होगी, और नॉइस कम होगी तो आप दूसरा और क्या बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस भी आपके कम होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल आपका होता है सिस्टम उतनी कम आपकी नॉइस होती है, तो नेगेटिव फीडबैक से आपकी नॉइस और डिस्टर्बेंस दोनों आपके रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी इसने एकदम सही बोला है। फोर्थ पढ़ो, इन जनरल द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम गेन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम टू पैरामीटर वेरिएशन डिपेंड ऑन वेयर द पैरामीटर इज लोकेटेड, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका पैरामीटर है ना उस पर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो पहला क्या देखो, विथ एन इंक्रीज इन फॉरवर्ड गेन द आउटपुट वैल्यू अप्रोच द इनपुट वैल्यू इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। तो देखो पहला पॉइंट इसने एकदम एक्यूरेट बोला है, कैसे देखो, देखो पहले समझो इसको ध्यान से, देखो जब आप गेन की बात करते हो, ठीक है, सिंपल गेन इक्वल्स टू, तो ये आपका हो जाएगा देखो आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन यही होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, देखो विथ एन इंक्रीज इन फॉरवर्ड गेन, तो देखो गेन आपका जैसे बढ़ेगा, ठीक है, यानी जरा देखो इस फॉर्मूले से समझना, देखो जैसे जैसे आपका गेन जब बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका देखो आउटपुट, यानी कि जो ये वी नॉट है, ठीक है, ये क्या करेगा, वी आई की तरफ आपका अप्रोच करेगा, तो वी नॉट अप्रोच वी आई, ठीक है। यानी जब गेन बढ़ेगा तब आपका आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को अप्रोच करेगा, ठीक है, तभी तो गेन बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट इसने एकदम सही बोला है। दूसरा देखो, अ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट ऑफ 5 वोल्ट विद अ फॉरवर्ड गेन ऑफ 1 एंड फीडबैक गेन ऑफ 1 गिव्स आउटपुट ऑफ दिस, ठीक है। तो चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो फीडबैक कौन सा इसने बोला है, नेगेटिव फीडबैक की बात की है। देखो सिंपल पहले डेटा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इनपुट कितना दिया है इसने, देखो 5, ठीक है। सिंपल फॉरवर्ड गेन कितना दिया है, जी यानी कि 1, ठीक है। फीडबैक कितना दिया है, 1, ठीक है। और इसने आउटपुट वोल्टेज में भी दे रखा है, ठीक है, आउटपुट इसने दिया 4.99। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या चेक करना है कि जो आपका आउटपुट है, आउटपुट आपको 4.999 मिलता क्या नहीं मिलता, ये हमें चेक करना है, ठीक है। ये 3 डेटा दे रखे, इन 3 डेटा से मैं पता करना है कि आउटपुट ये आता कि नहीं आता, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में। तो सिंपल देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है,
टी एफ। तो ट्रांसफर फंक्शन या तो आप लिख सकते हो सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, बिकॉज हम एट द एंड गेन ही लिख रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन का फॉर्मूला क्या होता है, जी अपॉन वन प्लस जी एस, जी अपॉन वन प्लस जी एच, ठीक है। तो देखो सारी अगर मैं वैल्यूज़ वगैरह पुट करता हूँ, बिकॉज यहाँ से मेरे को चाहिए क्या, आउटपुट में क्या चाहिए, बेसिकली वी नॉट मेरे को निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आप अगर वी नॉट को निकालोगे तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो 5, ठीक है, इंटू ये आपका 1 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है, यानी कि 2.5, ठीक है, यही मिलेगा ना। तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, 2.5 वोल्ट मिलेगा, बट जबकि इसने कितना दिया है 4.999, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पे ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, द ट्रांसफर फंक्शन इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम। तो ये एकदम सही है। देखो ट्रांसफर फंक्शन मैंने बता रखा है, सिंपल आपके जो एलिमेंट्स होते हैं यानी आपके जो सर्किट है, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट्स लगा रखे हैं आपने, इंडक्टर लगाया होगा, कैपेसिटर लगाया होगा या रेजिस्टेंस लगाया होगा, ठीक है, उन पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। बिकॉज आप जब वैल्यू निकालते हो ना किसी भी कोई नेटवर्क आपको दे दिया, उस नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट आपके एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को बेसिकली एस डोमेन में कन्वर्ट करते हो, दैन उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि ट्रांसफर फंक्शन उन एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड पॉइंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ देखो, द ओवरऑल गेन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम शोन इज 10। तो इसने बोला कि इसका गेन कितना है, 10 है। तो चलो गेन निकालते हैं। तो गेन कैसे निकालते हैं, कैस्केड कनेक्शन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उनका। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका आएगा गेन 18 आएगा, कितना दिया इसने 10, तो ये आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, यानी इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी क्लोज लूप सिस्टम में होती है, ये पूछा है। तो पहला क्या है, इट डज नॉट कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंस, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज देखो क्लोज लूप सिस्टम है यानी आपने फीडबैक दिया है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ फीडबैक में क्या क्या होता है, ठीक है। फीडबैक जैसे ही आप देते हो तो गेन आपका कम हो जाता है, ठीक है, गेन कम होता है तो उससे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। स्टेबिलिटी अगर इम्प्रूव होगी तो उससे आपका नॉइस कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस कम हो जाएंगे, पैरामीटर वेरिएशन कम हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला तो देखो ये आपका इसने बोला है कि कंपनसेट नहीं करता, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, जबकि ये कंपनसेट करता है आपका फीडबैक की वजह से आपके डिस्टर्बेंस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसने गलत बोला है। इट रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट वेरिएशन, प्लांट पैरामीटर वेरिएशन, ठीक है। तो ये भी मैंने बता रखा है कि पैरामीटर वेरिएशन आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसने एकदम करेक्ट बोला है। एंड अगर आप तीसरा पढ़ते हो, इट डज नॉट इन्वॉल्व आउटपुट मेजरमेंट, जबकि इसमें मेजर होता है, ठीक है, बिकॉज जो क्लोज लूप में क्या होता है, आपका आउटपुट जाता है फीडबैक में, फीडबैक से अगेन इनपुट में जाता है, तो एट द एंड आउटपुट्स को इनपुट में आप अगेन फीड करते हो, ठीक है, तो आउटपुट को मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो बट इसने क्या बोला, इट डज नॉट इन्वॉल्व, जबकि ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। इट हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, तो ये भी सही है, बिकॉज मैंने बताया था, देखो जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए मैंने आपको जो डायग्राम बनवाया था, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया, जब आप फीडबैक लगाते हो तो आपका जो ट्रांजिएंट पीरियड है वो कम हो जाता है, यानी आपका जो आउटपुट है ना वो ज़्यादा जल्दी आपके जो एरर बैंड है उसमें आपका सेटल हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में देखो फीडबैक होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज आप जो कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, वो ऑब्वियस बात आउटपुट पर डिपेंड करेगा, इसने बोला इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर बी वाला पढ़ते हो, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, ये भी गलत है, ठीक है, ऑब्वियस बात है आउटपुट आपका इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। फिर ये बोले देखो कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, ठीक है, यानी आपका जो भी कंट्रोल एक्शन है ना वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा, यानी आउटपुट में आपको कैसा डिजायर आउटपुट आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल करोगे उस पूरे एक्शन जो है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम ओवर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप में देखो आपको डिजायर आउटपुट मिलता है, ठीक है, यानी जैसा आउटपुट चाहिए वैसा मिलता है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हो ज़्यादा रिलायबल होता है आपका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज मोर देन ओपन लूप सिस्टम, तो ऑब्वियस बात है सही है, ठीक है। बिकॉज देखो ओपन लूप में ना आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलता, जैसा आउटपुट चाहिए आपको वैसा नहीं मिलता, ठीक है। आपका जो क्लोज लूप होता है उसमें आपको डिजायर आउटपुट मिलता है। दूसरा पॉइंट पढ़ो,
द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इन अ क्लोज लूप सिस्टम डिकेज मोर क्विकली देन इन ओपन लूप सिस्टम। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फीडबैक जब आप देते हो तो आपका जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी डिके हो जाता है, ठीक है, एरर बैंड में बहुत जल्दी सेटल हो जाता है। थर्ड पढ़ो, इन एन ओपन लूप सिस्टम क्लोजिंग ऑफ लूप इंक्रीज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। बट ये आपका देखो डिपेंड करता है, ठीक है, थर्ड वाला जो पॉइंट है ना ये एक तरह से सही है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने फीडबैक कौन सा दिया है। बिकॉज देखो अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया तब तो आपका क्या होगा, गेन आपका डिक्रीज होने वाला है, सॉरी गेन आपका इंक्रीज होगा पॉजिटिव फीडबैक में, ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला आपका क्या बनता है, देखो G/1, ठीक है, प्लस माइनस GH, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक के लिए और प्लस आपका साइन होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, ठीक है। तो इसमें गेन आपका डिपेंड करता है आपने फीडबैक कनेक्शन कैसा किया, पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे हम हमेशा बोल नहीं सकते कि इंक्रीज ही होगा, बिकॉज यहाँ पे ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपका फीडबैक कनेक्शन कौन सा है। तो थर्ड पॉइंट आपका गलत होगा। इन द क्लोज लूप सिस्टम द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपोनेंट पैरामीटर ऑन इट्स परफॉर्मेंस इज रिड्यूस। तो ये भी सही है, देखो मैंने क्या बताया, क्लोज लूप सिस्टम में जब फीडबैक यूज करते हो तो पैरामीटर वेरिएशन आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका सही है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं वापस बार बार नहीं लिखवा रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन द सिस्टम इज नॉट कॉज बाय नेगेटिव फीडबैक, यानी नहीं होता, ठीक है, ये पूछा है। देखो नेगेटिव फीडबैक में चलो देखते क्या क्या है, ठीक है, मैं ऑलरेडी एक बार लिखवा चुका हूँ। देखो नेगेटिव फीडबैक में गेन आपका कम होता है, ठीक, गेन आपका रिड्यूस होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, एंड आपकी जो बैंडविड्थ है ये भी आपकी इंप्रूव होती है, बैंडविड्थ आपकी बढ़ती है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस बात है अगर आपका गेन कम होगा तो बैंडविड्थ आपकी कम होगी, ठीक है। आपका जो आउटपुट इम्पेडेंस है ये आपका रिड्यूस होता है, आउटपुट इम्पेडेंस रिड्यूस, जो इनपुट इम्पेडेंस है ये आपका बढ़ता है, इंक्रीज, ठीक है। एंड अगर नॉइस और डिस्टर्बेंस की बात करें तो दोनों ही आपके रिड्यूस होते हैं, ठीक है, बिकॉज स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है ना। क्लियर, ये कुछ बेसिक पॉइंट है ये जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, नॉट कॉज, ठीक है, नहीं होता, तो ये देखना है, ठीक है। तो देखो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज होती है, सही है, गेन आपका रिड्यूस होता है, सही है, ठीक है, रिडक्शन इन आउटपुट इम्पेडेंस ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा हुआ, नॉट वाला कौन सा हो गया आपका, इंक्रीज इन डिस्टॉर्शन, बिकॉज डिस्टॉर्शन तो आपका रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विद नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम गेन रेस्पेक्टिवली, तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, सिस्टम की स्टेबिलिटी तो आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी, एंड सिस्टम का जो गेन है ये आपका रिड्यूस होगा। इसमें जब आप नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो तो देख लो पहले कौन सा पूछा है, सिस्टम स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, गेन आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि ये वाला इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, और ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव फीडबैक में गेन आपका रिड्यूस कैसे होता है, बिकॉज मैं बता चुका हूँ जो डिनोमीटर वाला पार्ट है उसमें 1+GH आता है, तो प्लस वाला साइन आ गया तो डिनोमीटर की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, तो डिनोमीटर बढ़ेगा तो ओवरऑल गेन आपका कम हो जाएगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसी लेक्चर में। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर, ठीक है, तो जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है ना इसमें पूछा ये किस पे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, किस पैरामीटर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर आप सिंपल अगर देखते हो तो ओपन लूप सिस्टम देखते हो, क्लोज लूप सिस्टम देखते हो, या फिर क्लोज लूप को ही आप फीडबैक भी बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज फीडबैक होगा उसमें। ऑब्वियस बात अगर आप फीडबैक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्लोज लूप में, तो फीडबैक वाले पे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव होगा फीडबैक से, ठीक है, फीडबैक में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपका आउटपुट चेंज होगा। क्लियर है, तो अगर आप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, पहले आप लिखते हो, देखो सिंपल जो फॉरवर्ड पाथ गेन है GS, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस आपका जो भी फॉरवर्ड पाथ गेन था इनटू आपका जो भी फीडबैक गेन था, ठीक है। तो यहाँ पे HS तो आपका क्या हो गया, फीडबैक गेन हो गया, फीडबैक गेन, ठीक है, और जो आपका फॉरवर्ड गेन है ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड गेन, जो GS है इसको बोलेंगे फॉरवर्ड गेन, FWD गेन। क्लियर है चीज़। तो जो आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है ना ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपके फीडबैक पाथ पैरामीटर में अगर चेंज होता है तो, ठीक है, बिकॉज ये फीडबैक है ना, ठीक है, इसमें अगर कुछ चेंज होता है तो आपका पैरामीटर या फिर बोल सकते हो आउटपुट चेंज होता है, ठीक है, जबकि अगर फॉरवर्ड गेन में कुछ चेंज होता है तो आउटपुट आपका थोड़ा कम चेंज होता है, ठीक है, लेस सेंसिटिव होता है आपका आउटपुट। तो क्या बोलेंगे सिंपल, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर, ठीक है, चेंजेस देन टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो अगर नीचे वाली HS वाली टर्म में कुछ चेंज होता है तो ये पूरी टर्म चेंज होगी, ठीक है, जबकि ऊपर सिंपल एक सिंगल टर्म ही है, ठीक है, फॉरवर्ड गेन सिर्फ यही चेंज होगी, तो ज़्यादा फर्क किससे पड़ेगा, नीचे वाली टर्म से फर्क पड़ेगा ना।
तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव होती है फीडबैक पाथ पैरामीटर में अगर चेंज होता है तो, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन ए स्पीड कंट्रोल सिस्टम आउटपुट रेट फीडबैक इज यूज टू, यानी देखो फीडबैक वाली बात हो रही है तो ऑब्वियस बात आउटपुट से आप क्या लोगे। अगर देखो स्पीड कंट्रोल सिस्टम बात की है इसने, ठीक है, स्पीड कंट्रोल सिस्टम, तो ऑब्वियस बात है आप आउटपुट से उसकी स्पीड ही तो लोगे, ठीक है। स्पीड आपको फिर कोई सेट करनी है, ठीक है, कोई डिजायर स्पीड आपको चाहिए, तो आउटपुट से आप क्या लोगे, स्पीड लोगे, यानी आउटपुट से आप फीडबैक में क्या लोगे, फीडबैक की तरह एक स्पीड लोगे। स्पीड को आप क्या करोगे, कम ज़्यादा जो आपको करना है, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल स्पीड कंट्रोल सिस्टम में हम स्पीड को लिमिट करते हैं मोटर की, ठीक है, बिकॉज स्पीड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, तो सिंपल क्या करेंगे, लिमिट द स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको निकालना है इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। देखो ओपन लूप और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होते हैं इसके लिए बेसिक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हो मेरी। तो देखो पहले लिखता हूँ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये आपका होता है सिंपल, देखो फॉरवर्ड पाथ गेन GS इंटू आपका HS, ठीक है। तो ये आपको याद रहना है, यहाँ पे OLTF मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, ये आपकी होती है सिंपल 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वेश्चन में भी इसने देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही दे रखी है, ठीक है, ये आपकी एक जनरल फॉर्म हो गई, और ये इसने जो दे रखी है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये आपकी देखो आपको दिए S³ प्लस आपका 3S² प्लस K+2 इंटू S प्लस 5K, ठीक है, ये इसने इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने एक तरह से। और देखो यहाँ पे जो ये राइट साइड में है, ठीक है, इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। देखो ये क्या हो जाएगी आपकी सिंपल S³ प्लस ये आपका आ जाएगा 3S² प्लस ये आपकी आ जाएगी, देखो ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, SK, ठीक है, प्लस 2S प्लस 5K। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो K वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो ये आपके आ जाएगी देखो S³ प्लस 3S² प्लस ये आपके आ जाएगी 2S प्लस यहाँ पे देखो मैं K को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा S प्लस 5। यहाँ तक आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो ये जो इक्वेशन है इतना पार्ट है, ठीक है, ये इतना पार्ट, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपल 1 प्लस, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है ना उसको भी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। और इस साइड मैंने इस वाले पार्ट से पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। 1 प्लस K S प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, पूरी इक्वेशन से मैंने डिवाइड किया है, तो ये आपका हो गया S³ प्लस 3S² प्लस 2S। यहाँ तक आपका ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, सिंपल GS इंटू HS, और यही आपका होता है OLTF। तो यहाँ से मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो मेरे को मिला है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये मेरे को मिल गया K मल्टीप्लाई S प्लस 5 डिवाइडेड बाय S³ प्लस 3S² प्लस 2S, ठीक है। अब सिंस देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। सिंपल फैक्टर्स करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपको मिल जाएगा देखो सिंपल K S प्लस 5, नीचे देखो अगर मैं करता हूँ इसको सॉल्व थोड़ा, तो पहले S कॉमन ले लो सिंपल, अंदर आपका बच जाएगा S² प्लस 3S प्लस 2, ठीक है। तो अब इसका सिंपल आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। OLTF ये मेरे को मिल जाएगा सिंपल, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, K इंटू S प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये आपका आ गया देखो S, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे इसके फैक्टर करोगे तो ये आएगा आपका S प्लस 1 एंड आपका S प्लस 2। तो ये आपका क्या आ गया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यही इसने निकालने को बोला था। तो आपका आंसर देख लो कौन सा होगा, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सिस्टम गवर्न बाय द सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस दे रखी है, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है x1 का और फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है x2 का, और एक और इक्वेशन दे रखी है, फिर बोला है ट्रांसफर फंक्शन बताओ, ठीक है। देखो सिंपल इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है। पहला देखो ये जो dx1/x2 है, ठीक है, इसको मैं x1 डैश भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, x1 डैश, डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो x1 डैश इक्वल्स टू इक्वेशन दी है इसने देखो 2x1, ठीक है, प्लस x2
प्लस म्यू, यही दिए इसने। तो मैं इसका क्या करता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो, डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस इंटू एक्स वन एस, ठीक है। ये आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका, क्लियर है। यहाँ पे भी करते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 2x1s, ठीक है, प्लस ये इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म x2s, ठीक है, प्लस इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म us। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं अगर x2 की वैल्यू निकालता हूँ, x2s, ठीक है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को कितनी मिलेगी, देखो सिंपल, इसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड भेज दो, तो ये मेरे को मिल जाएगा s x1s, ठीक है, माइनस 2x1s, क्लियर है। यानी आपका आ जाएगा माइनस us, क्लियर है। ये मेरी मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक ठीक है आपका। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इसने दिया देखो, x2 डैश इक्वल्स टू -2x1 प्लस आपका ये u दे रखा है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो ये हो जाएगा s इंटू x2 ऑफ s, ठीक है, डिफरेंशिएशन है इसलिए इसका लाप्लास निकाल दिया, तो हो जाएगा -2x1s, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा us। यहाँ तक आपका ठीक है। तो यहाँ से भी अगर देखो मैं x2 ऑफ s की वैल्यू निकालता हूँ, x2 ऑफ s की वैल्यू, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, सिंपल -2/s, ठीक है, बिकॉज s ये इस साइड भेज दूंगा मैं, तो ये मेरे को मिल जाएगा x1s प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ s/s। यहाँ तक ठीक है। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन क्लियर है, दोनों में देख लो x2 ऑफ s है, ठीक है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा देखो s x1s, ठीक है, माइनस 2x1s माइनस us इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपल -2/s x1s प्लस us/s। यहाँ तक आपका ठीक है। तो अब देखो इसमें सिंपल अब सबको इक्वेट करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो देखो x1s को मैं कॉमन लेता हूँ, x1s को मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर देखो क्या क्या बचेगा मेरा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा s -2, ठीक है, प्लस 2/s, बिकॉज देखो ये जो इस साइड वाली है ना, राइट साइड में, इसको मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस की हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी माइनस की है, ठीक है। एंड इस साइड देखो अगर मैं u वाले s, ठीक है, u ऑफ s को करता हूँ तो कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 प्लस, बिकॉज इस साइड आपका देखो शिफ्ट करोगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/s। अब जरा देखो, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ठीक है, y इक्वल्स टू 3x1, अगर इसका भी अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल y(s) इक्वल्स टू 3x1s। यहाँ तक ठीक है ना, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, यहाँ से अगर मैं x1s की वैल्यू निकालता हूँ, x1s की, ठीक है, तो क्या मिलेगी, देखो सिंपल आपका ये हो गया u ऑफ s, ठीक है, देन आपका यहाँ पे ये ब्रैकेट में है ही है 1 + 1/s, 1 + 1/s, ठीक है, डिवाइड में आपका आ जाएगा, तो आपका लेफ्ट साइड में था ये पूरी टर्म आपके नीचे शिफ्ट हो जाएगी, s -2 प्लस 2/s। यहाँ तक आपका ठीक है। तो अब क्या करो, ये जो x1 की जो वैल्यू मिली ना आपको, ये आप डायरेक्ट शिफ्ट कर दो, जो इक्वेशन नंबर 3 है ना उसमें इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो जैसे शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y(s), ठीक है। अब आप देखो जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो us है ये भी यहाँ पे आएगा, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो में भेज देना इसके नीचे, तो ये आपका ये आपने नीचे भेज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, सिंपल 3, देन आपका ये इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ठीक है, वरना बाद में कर देना। तो 1 + 1/s, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका s -2 प्लस 2/s। यहाँ तक ठीक है। यही तो निकालना था, देखो y(s/us) निकालना था। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, तो इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, ये आपको आ जाएगा 3 ब्रैकेट 1 + s, ठीक है, बिकॉज नीचे जब s का एलसीएम लोगे और ऊपर भी s है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा s² -2s + 2, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या है, देखो 3 1 + s/s² -2s + 2, तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है।